नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे आज आपके जो मैथ के लास्ट चैप्टर है सड़क सुरक्षा शिक्षा के बारे में। तो सड़क सुरक्षा शिक्षा के में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और किस टाइप के प्रश्न आते हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखते हैं जो अपने सड़क सुरक्षा शिक्षा है यानी सड़क सुरक्षा के 4 टॉपिक जो अपने आपके जो क्लास में लगते हैं वो 4 टॉपिक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले एक लगता है समांतर श्रेणी, जो आपका 5वां चैप्टर है, 5वीं एक्सरसाइज है उसमें से लगता है। ठीक है। दूसरा है आंकड़ों का संकलन, यानी ये ग्राफ बना हुआ आता है, ग्राफ से आपको उत्तर देना होता है। जो आप ग्राफ बनाते हैं वो नहीं है, दूसरी तरह से ग्राफ बना होता है उसका आपको उत्तर देना होता है। ये है आपका त्रिकोणमिति, जो आपका 8वीं एक्सरसाइज है ऊंचाई और दूरी वाली, उसमें से रिलेटेड इसमें प्रश्न आता है। और लास्ट में है ये आपके कक्षा 9 में लगता है, कक्षा 9 से कह सकते हैं द्विघात समीकरण, जो x और y की समीकरण होती है। वैसे तो आपके जो प्रश्नावली है ग्राफ वाली उसके अंदर x और y की जैसी समीकरण होती है वैसे आपको समीकरण भी बनाना आ सकता है या फिर समीकरण को हल करना भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो ये जो सड़क सुरक्षा है आपके जो अंक है इसके अंदर 4 अंक आता है। कितने अंक आता है? पेपर के अंदर 4 अंक आपके बोर्ड के अंदर आता है। तो देखो ज्यादातर क्या होता है, या तो समांतर श्रेणी से पूछा जाता है या फिर इन दोनों टॉपिक में से पूछा जाता है। इनमें से 1 नंबर का प्रश्न इसमें से आता है। ठीक है। और बाकी जो एक नंबर के आते हैं या फिर एक नंबर का 3 नंबर का भी आ सकता है। तो इस तरह से आते हैं। तो अपन देखेंगे इसको एक डिस्कस करेंगे और इसे क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे ताकि आपके ये क्वेश्चन भी हो जाए और साथ में आपके ये टॉपिक भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। आपके 4 के 4 नंबर किस तरह प्राप्त करने और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है वो सब अपन इसके बारे में देखेंगे। तो ये तो थे आपके चारों टॉपिक, इसमें से कौन सा सवाल आएगा। अब उसमें से क्या करते हैं अपन, थोड़े से क्या करते हैं पीछे वाले सूत्र रिवाइज कर लेते हैं जो काम में आएगा इस प्रश्नावली का, जो इसका भी बात करें सड़क सुरक्षा के अंदर क्या क्या बेसिक है उसके बारे में। तो आपको इसके अंदर समांतर श्रेणी का एक तो सूत्र याद होना चाहिए, an वाला a + n - 1 * d। एक तो ये सूत्र। दूसरा था sn वाला, कौन सा था? n/2 2a + n - 1 * d, या फिर एक sn बराबर है n/2 a + l वाला। ये सूत्र आपको काम में लेना है। इसमें आपको याद रखना है लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। और इसमें आप एक पाइथागोरस प्रमेय भी याद रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय भी आपको याद रखनी है। और इसमें आपको देखो टॉपिक के अंदर क्वेश्चन अपन बनाना सीखेंगे किस तरह से उसकी समीकरणें बनती हैं। उसके बाद में आपको 2 चीजें यहाँ पर याद रखना है, जो आपको याद रखना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फिर भी अपन देख लेते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। एक तो आपको ये याद रखना है, अच्छी तरह आप सूत्र को इसको याद करें, आपके ये सवाल के अंदर काम आएगा। एक आपको गति की पहली समीकरण याद रखनी है, सिर्फ गति की प्रथम समीकरण, गति की जो पहली समीकरण होती है v = u + at1, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। v का मतलब होता है अंतिम वेग, u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, यानी जब वेग स्टार्ट हुआ, जब स्टार्टिंग का वेग क्या है। v का मतलब लास्ट में क्या वेग है। a का मतलब होता है त्वरण, या मंदन भी कह सकते हैं या त्वरण भी कह सकते हैं। और t का मतलब होता है समय। तो ये आपको 2-3 चीजें आपको अच्छी तरह याद रखनी है। बाकी तो अपन प्रश्नावली के अंदर जब करेंगे एक एक सवाल देख लेंगे। तो ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला बेसिक था इसका, जो आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें। फिर अपन इसके एक एक सवाल करेंगे तो आपको एक एक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं अपन टॉपिक वाइज इसके सवाल किस तरह से हैं और इसको किस तरह से हल करना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पहला भाग अपना समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी में किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो जो पहला आपका प्रश्न है किताब के अंदर दिया हुआ, पहले उसी के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ और अन्य प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको किए कहा हुआ है a और b 2 पॉइंट है, उनके बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। कितनी है? 150 किलोमीटर है। ठीक है। a से b तक जाने में जो गाड़ी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यानी चाल बराबर कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ये बताना है कि पहले तो अगर ये सीधा जाए तो कितनी देर लगेगी बिना रुके। a से b तक मानो बिना किसी सिग्नल पर रुके हुए लगातार जा रही है, कहीं भी नहीं रुक रही है, तो a से b तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और दूसरा है यदि वो एक सिग्नल पहले उसके बीच में 10 सिग्नल हैं, कितने हैं? 10 आपको सिग्नल बताए हुए हैं। 10 सिग्नल पर पहले सिग्नल पर 1 मिनट रुके, दूसरे पर 2 मिनट, तीसरे पर 3, चौथे पर 4, तो आपको 10 सिग्नल तक वो पूरा 20 बी तक जाने में उसको कितना समय लगेगा फिर ज्ञात करना है। यानी वैसे तो जितना समय लगेगा वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुल दूरी कितनी है। दूरी है 150
150 किलोमीटर, ठीक है। और चाल कितनी है, चाल बराबर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको क्या ज्ञात करना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। जो अपने सूत्र पढ़ा था अभी, चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी से ज्ञात किया। चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी से सूत्र निकाला है। देखो अगर समय को इधर लाएंगे तो किसमें आएगा, गुणा में, यानी चाल इंटू समय हो जाएगा, बराबर आ जाएगा दूरी। और अपने को समय निकालना है तो समय को इधर रखो, चाल को उधर ले जाओ, तो समय बराबर क्या आ जाएगा, दूरी बटे चाल। तो ये इससे तीन सवाल बनते हैं, एक तो चाल बराबर दूरी बटा समय, एक दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो अपने को टोटल दूरी कितनी दे रखी है, 150 किलोमीटर, 150, और स्पीड कितने की है, 60 की। तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया, इसके अंदर भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे, इस घंटे को अपन चेंज करेंगे तो 2 घंटे, ये तो हो गया पूरा पूरा 2 घंटे। अब 0.5 को चेंज कर लेते हैं, कितने से, 60 मिनट से गुणा कर देते हैं, तो इतने मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 0.5 का मतलब 1/2 भी रख सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 इंटू 60 भी कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 2 घंटे, और 1/0.5 को 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 मिनट। देखो 0.5 का मतलब 1/2 ही इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30, तो 30 मिनट। अगर वो लगातार जाए तो उसको कितना समय लगेगा, 2 घंटे और 30 मिनट बिना कहीं रुके हुए। अब देखो वो सिग्नल पर रुकते हुए जाती है, यानी पहले सिग्नल पर 1 मिनट, दूसरे सिग्नल पर 2 मिनट, तो ऐसे करते करते कितने, 10 मिनट तक रुकती है। तो देखो ये समांतर श्रेणी बन रही है नहीं बन रही, पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। तो अपन क्या करते हैं, इसका कुल मिनट कितने लगे, देखो पहले 1 मिनट रुकी, फिर 2 मिनट, 1 और 2 3 मिनट रुकी टोटल, फिर 3 और 2 5, यानी अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SN निकालना पड़ेगा। SN मतलब पदों का योग निकालना पड़ेगा, कुल जाने में कितने मिनट लगे। तो जाने के लिए कितने मिनट निकला, तो SN बराबर n/2 a + l। यहाँ l वाला क्योंकि अंतिम पद अपने को पता है, तो l वाला सूत्र भी लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ कितना जाएगा, n/2, n का मतलब कितने हैं, 10 सिग्नल है तो 10/2, और a का मतलब पहला पद 1 है, और लास्ट वाला पद कितना है, 10। तो ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5। तो 5 और 10 और 1 11, यानी आपको कितने मिनट और एक्स्ट्रा लगे, 55 मिनट और लगे, 55 मिनट और अधिक लगे। अब आपको क्या, रुकते हुए जाने पर कुल समय, अगर वो लगातार हर सिग्नल पर रुकते हुए जा रही है तो इसको कितना समय लगेगा, पहले देखो 2 घंटे और 30 मिनट लग रहे थे, और अब क्या है, 55 मिनट और अधिक लग रहे हैं। तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो ये 55 में जोड़ेंगे 5, 3 और 2 5 कितने होते हैं, 5 और 3 8, 8 हासिल नहीं आती, 8 के ऊपर समय के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 6 से कितना दिखे 2, और 6 से बढ़ाती हासिल हो जाएगा 3 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे और 25 मिनट, यानी अगर वो रुकते हुए जाए सिग्नल पर तो उसको कितना लगेगा, 3 घंटे और 25 मिनट। अब देखो सवाल आपसे ये तो पूछा है, आगे कई सवालों में पूछ सकता है ऐसा, नहीं तो क्या कर सकता है, सिर्फ चाहे तो ये भी पूछ सकता है। ये आपने देखो दोनों सूत्र पढ़े हुए थे, वही काम में लिए यहाँ पे, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय वाला, और ये अपने पहले समांतर श्रेणी में पढ़ रखा है, तो इस तरह से अपने को ये सवाल करना है। अब देखते हैं समांतर श्रेणी में और किस तरह से सवाल पूछ सकता है। इसके बाद देखो आपको इस तरह से सवाल देखने को मिल सकता है, मान लो ऐसे दिया हुआ हो कि कोई कार या कोई भी मान लो गाड़ी चल रही है, वो पहले दूसरे तीसरे चौथे सिग्नल को इतने समय में, पहले को 3 सेकंड में, 9 सेकंड में, 15 और 21 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। पहले सिग्नल को 3 सेकंड में पार कर लेती है, 9 सेकंड में, 15 और 21 सेकंड में पार कर लेती है, तो 69 सेकंड में कितने सिग्नल पार करेंगी। तो आपको देखो दिया हुआ है इसके अंदर 3, 9, 15 और 21, तो ये क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी, और लास्ट में आपको 69 तक आपको ज्ञात करना अंतिम पद है। तो a बराबर कितना हो गया, यहाँ 3, d बराबर कितना हो गया, 9 - 3 यानी 6। आपको क्या ज्ञात करना है, an बराबर भी आपको दिया हुआ है 69, ठीक है, n बराबर आपको ज्ञात करना है। ये देखो सिंपल सा सूत्र, तो आपको an बराबर सूत्र याद है, an बराबर e + n - 1 * d। तो n की जगह कितना रखना है, 69, a की जगह कितना रखना है, 3, n - 1 तो n - 1 ही रहने दो, और d की जगह कितना है, 6। अब इसको इधर लाएंगे 3 को, तो ये 3 आएगा गुणा, इधर क्या आएगा, n + n - 1,
इंटू 6, ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 66, 6n माइनस 1। देखो ये 6 को इधर लाएंगे तो भाग में, तो ये इससे कटा तो कितना आ गया 11। तो आपको n बराबर निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस 1 किधर आएगा तो 11 में जुड़ जाएगा, यानी 11 प्लस 1 कितना आ जाएगा 12, यानी 12वां सिग्नल वो पार करेगा तब तक उसको कितना समय लगेगा 69 सेकंड। यानी आप समय देखते रहे 3, जैसे 0 से स्टार्ट किया, पहला सिग्नल आया 3 सेकंड हो चुके थे, दूसरा सिग्नल आया 9 सेकंड। इस तरह से आपको एक समांतर श्रेणी दे सकता है, उसके अंदर आपको nवां पद भी पूछ सकता है या फिर nवां पद देके और n का मान भी पूछ सकता है। तो समांतर श्रेणी से इस तरह से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला देखो सवाल है, वो भी अच्छा सवाल है, इस तरह से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। यदि एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर का 12 रुपए, यानी पहले किलोमीटर का 12 रुपए है, और इसके बाद प्रत्येक किमी 9 रुपए, यानी इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का 9 रुपए, तो 15 किलोमीटर जाने में कितना किराया लगेगा। तो देखो ये समांतर श्रेणी से कैसे हल करेंगे इसको। आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है कि a बराबर दिया हुआ है 12, यानी पहला किलोमीटर का किराया 12, और उसके बाद में d बराबर आपको दिया, यानी उसके बाद आपको प्रत्येक किलोमीटर का 9 रुपए किराया लगेगा, और आपको n बराबर भी दे रखा है, कितना है 15। n बराबर देखो कितने किलोमीटर जाना है 15, देखो जाना कितना किलोमीटर है 15 किलोमीटर, तो अपने n बराबर कितना रख देंगे 15। अब अपने सूत्र लगाते हैं समांतर श्रेणी का, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसका सूत्र लगाते हैं ये वाला। तो आपको पता है an बराबर क्या होगा a प्लस, यानी a की जगह कितना रखेंगे 12 प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है 9, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 15 में से 14 इंटू 9, 12 प्लस 14 को 9 से गुणा कराते हैं तो कितना आता है 126, तो टोटल कितना आ जाएगा 138 रुपए, यानी उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 138 रुपए उसको ए से, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान 15 किलोमीटर जाने के लिए 38 रुपए। तो आपको इस तरह से किराया भी दे सकता है, कभी कभी ऐसे दे देता है, यानी एक पुस्तक आप लाइब्रेरी से लेते हैं किराए पे, लाइब्रेरी से किराए पे लेते हैं, तो पहले दिन का किराया इतना है या पहले सप्ताह का किराया इतना है, उसके बाद प्रति सप्ताह या प्रति दिन इतना इतना किराया लेता है, तो वो भी समांतर श्रेणी ही बनती है। तो इस तरह के आपके समांतर श्रेणी से कोई भी सवाल आ जाए आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद देखते हैं अगला पार्ट है जिसके अंदर से प्रश्न आ सकता है, वो है आंकड़ों का संकलन, यानी आंकड़ों का संकलन। कुछ आंकड़े दिए होंगे आपको, ग्राफ दिया होगा, उससे आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है पीयूसी का पूरा नाम। तो पीयूसी क्या होता है, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र, ये पीयूसी का पूरा नाम है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। दूसरा देखो, वाहनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, यानी कौन से प्रमाण पत्र से क्या कर सकते हैं, जो प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वो भी कौन सा है पीयूसी, यानी प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र। ये आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। इस तरह से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पीयूसी क्या है, पीयूसी क्या है या प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र क्या है। तो पीयूसी क्या है, एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो क्या करता है, वाहनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक प्रमाण पत्र है। वाहनों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक प्रमाण पत्र है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक ग्राफ दिया गया है, ग्राफ के अंदर कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इस आंकड़ों की तरफ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें से क्या प्रश्न आ सकता है वो देखते हैं। तो आंकड़ों में देखो 3 गैसें जो पर्यावरण प्रदूषण जो करती है, प्रदूषण जो करती है वो गैसें कौन कौन सी है। एक तो है देखो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी है NO2 यानी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरी है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों क्या है, प्रदूषण गैसें हैं। तो देखो ये जो आंकड़े दी गई है, ये इनकी सांद्रता दी गई है, यानी सांद्रता का मतलब होता है किसी भी चीज में दूसरी चीज घोली जाए तो वो सांद्रता, यानी सांद्रता का मतलब यह थोड़ा सा बता देते हैं। यस, सांद्रता का मतलब होता है, जैसे मान लो पानी के अंदर आपने नमक घोला, पानी प्लस नमक, तो ये एक सांद्रण बन गया। सांद्रण का मतलब क्या होता है, पानी के अंदर एक नमक का सांद्रता, यानी पानी के अंदर नमक घुला हुआ है। तो वैसे ही वायुमंडल के अंदर, वायु के अंदर ये गैसें घुली हुई है, तो ये इनकी सांद्रता। तो देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, ये इसके सम दिए हुए हैं, यानी 1991 में लगभग 600, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड इधर है, 1991 के अंदर पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 6000 से थोड़ा सा कम इसकी सांद्रता थी, यानी बहुत ज्यादा घुली हुई थी। उसके बाद में अगले सन की बात करें 1999 में तो बहुत कम हो गई थी, फिर वापस क्या हुआ 2000 में वापस इसकी बढ़ती हो गई, फिर वापस लगभग 2000 और 2001 में लगभग समान थी,
फिर उसके बाद 2002 और 2003 में निरंतर कमी आई है। देखो 2002 और 2003 के बाद में क्या हुई, सांद्रता में कमी आई है। ठीक है, उसी तरह देखो जो अपन बात करें, आप ये ब्लैक कलर में जो बना हुआ है, ये रेड कलर में कार्बन मोनोऑक्साइड बताया हुआ है, ब्लैक कलर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बताया हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, इसके अंदर देखो लगातार थोड़ी थोड़ी वृद्धि हो रही है, यानी 2098 में कम, 99 में थोड़ी वृद्धि, 2000 में थोड़ी वृद्धि, 2001 में उससे थोड़ी वृद्धि, 2002 में और 2003 में थोड़ी और वृद्धि हुई है। वही बात करें इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की, तो सल्फर डाइऑक्साइड में क्या हुई है, निरंतर कमी आई है, लगातार प्रदूषण के अंदर कमी आई है, इनकी सांद्रता में कमी आई है, यानी थोड़ा प्रदूषण कम है। तो देखो ये लगातार कम हुआ है। आपको इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, साथ में आपको देखो क्वेश्चन इसके अंदर से किस तरह पूछा जा सकता है, आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि जो औसत है इनका औसत निकालो। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ये 6 साल दिए हुए, इनका औसत कैसे निकालते हैं, इस पर देखो ये संख्या कितनी है, लगभग अपन मान लेते हैं ये 5000, ये 500, 5700 के करीब। देखो यहां पर है तो 5700, कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर इधर लिखा हुआ है 5700, ये है लगभग 4500, ये है लगभग 5200 के करीब, 5200, ये 3700 और ये लगभग 2500। तो इन सबको जोड़ के और 6 अंक संख्या है तो उनका भाग देना। औसत निकालना क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये आपसे पूछ सकता है 2003 में 1998 से कितना वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो देखो निरंतर कमी हुई है। कितनी कमी हुई है, तो ये मान लेते हैं लगभग 5750। ठीक है, ये है अपनी 1998 के अंदर। वहीं 2003 के अंदर देखते हैं तो 2003 के अंदर ये आंकड़ा होके 2500 के करीब आ गया, 2500। तो देखो कितनी कमी हुई है, 5, ये 2 और ये 3, यानी 3250 सांद्रता की कमी हुई है। तो इस तरह से भी आपको 2 अंकों का पूछ सकते हैं अंतर, किसी का भी अंतर पूछा जा सकता है। तो आपको ग्राफ में से इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगला त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में देखो आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो ये त्रिकोणमिति का उपयोग यातायात में किया ही क्यों जाता है, सबसे पहला तो यही प्रश्न कि त्रिकोणमिति का उपयोग यातायात में क्यों किया जाता है। आपको पता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, किसी टावर की या इमारत की ऊंचाई निकाल सकते हैं, ऊंचाई और उससे दूरी निकाल सकते हैं। तो उसी तरह अपन यातायात में इसका उपयोग करके किसी कैमरे को पोल पर लगाने की ऊंचाई और उसकी निकाल सकते हैं, जिससे कैमरा लगाकर अपन यातायात दुर्घटनाओं को क्या कर सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं और यातायात दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ये आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। यानी क्या करना, मेन मकसद ऊंचाई और दूरी के काम आता है, तो कैमरा लगाने की ऊंचाई और वो कितना दर्शनीय क्षेत्र देख पाएगा, उसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में आपको सवाल दिया हुआ है, एक आपको बताया हुआ है, एक पोल लगा हुआ है, यातायात पोल, जिसकी ऊंचाई है 12 मीटर। कितनी है, 12 मीटर, और 13 मीटर वह दर्शनीय क्षेत्र दूर से देख पाता है। आपको बताना है इसकी, ये सबसे पहला दिया हुआ है यातायात पाथ दूरी, जिसके आगे तक यातायात दिखाई देगा, तो ये यहां तक इसका यातायात दिखाई देगा। तो देखो ये दूरी एक तो निकालनी है, दूसरी क्या है, आपको ये निकालना है पोल के चारों ओर का अदर्शनीय वृत्त। अदर्शनीय वृत्त का मतलब क्या होता है, इस पोल के देखो एक ऐसे वृत्त बनेगा, इस तरह से एक वृत्त बनेगा। यानी बात करें पोल के चारों ओर, मान लो ये मार्कर के ऊपर यहाँ कैमरा लगा हुआ है, तो इसके चारों ओर की गोल गोल दूरी है, यहां तक आपका कैमरा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका वृत्त का अदर्शनीय क्यों कहते हैं, क्योंकि यह वृत्त बना हुआ नहीं होता है, वास्तव में वृत्त कोई बना हुआ नहीं होता है, सिर्फ अदर्शनीय होता है। ठीक है, तो पता नहीं चलता ये वृत्त बना हुआ है या नहीं, तो सिर्फ ये अदर्शनीय होता है, इसलिए इसको क्या दिखाई नहीं देता, इसको अदर्शनीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले अपन मान लेते हैं ए, ये पॉइंट बी मान लिया और ये सी मान लिया। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अपन क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो ये आधार क्या है, आधार ये इसकी त्रिज्या है, तो आधार को अपन आर भी कह सकते हैं। यहाँ पे आधार क्या हो गया, आर, तो यहाँ आर का स्क्वायर। यहाँ कर्ण क्या है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, ये यहाँ 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 12, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 25, आर स्क्वायर बराबर 25, यानी आर बराबर निकाले तो 25 का रूट, यानी आर बराबर आ गया आपके 5 मीटर। क्या आ गया
यानी वो दूरी जहां तक आपको यातायात दिखाई देगा वो यहाँ इस पॉल से कितनी है, 5 मीटर की दूरी है। अब आपको निकाला इसका अदर्शनीय क्षेत्रफल। तो अदर्शनीय क्षेत्रफल क्या है, अदर्शनीय वर्ग का क्षेत्रफल। आपको पता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वही सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं, या 3.14 इंटू इसको गुणा करते हैं, आर का मतलब 2 बार 5 रखना है 25, यानी 3.14 इंटू 25 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको कोई सा भी क्वेश्चन आता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये अदर्शनीय क्षेत्रफल यहाँ के इसके चारों ओर का ये क्षेत्रफल है, जहां तक कोई भी आता है, अगर कोई भी गाड़ी आएगी तो वो उसको दिखाई दे देगी कैमरे, क्योंकि कैमरा इसके चारों तरफ घूमता रहता है, यहाँ पर इतना क्षेत्र इसका ज्ञात कर सकता है, दिखाई दे देता है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल क्या होता है, 2-3 बार इससे इसी तरह का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या कर देता है, संख्या चयन कर देता है। ठीक है, या फिर इसका वर्ग का क्षेत्रफल दे देता है, फिर इसका पूछता है ये त्रिज्या, तो अपन त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया तो वर्ग के क्षेत्रफल से अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं, तो उस तरह से भी अपन सवाल कर सकते हैं। तो एक तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में इस तरह का सवाल आ सकता है। और देखते हैं और किस किस तरह से सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। आपको इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, जैसे मान लो ये कोई पॉल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर कैमरा इस तरह से देख रहा है। ठीक है, मान लो ये पॉल लगा हुआ है, यहाँ कैमरे देखने का जो कोण है वो मान लो 60 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का, और ये जो आपका जो आधार से दूरी है वो 5 मीटर है। तो आप बताएंगे पॉल की ऊंचाई कितनी है, पॉल की ऊंचाई आपको बतानी है। तो ये जो 8वीं प्रश्नावली है उसके हिसाब से आपको सवाल करना है। तो देखो आपको आधार दिया हुआ है, लंब आपको ज्ञात करना है और कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो उसमें लाल बटा का हिसाब से LAL बटे KKA, ये साइन का होता है, ये कोस का और ये टेन का। तो देखो लंब और आधार किस में आते हैं, तो ये टेन वाले सूत्र में, किसमें, टेन के। तो अपन टेन थीटा का सूत्र लगा गए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो लंब कितना है, आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो लंब की जगह लंब, आधार की जगह 5। अब आपको इसका मान पता है कितना होता है, tan 60 का मान होता है, सारणी के अंदर से देखेंगे तो √3, तो ये हो जाएगा L बटे 5। तो L बराबर कितना आ जाएगा, यानी 5√3 मीटर। इसका √3 का मान रख के आप याद कर सकते हैं, √3 का मान होता है 1.732, तो इसको गुणा करके भी आप मीटर के अंदर इसका उत्तर याद कर सकते हैं। मतलब इस तरह से कोई भी सवाल आपको ये ऊंचाई दे देगा, ये पूछ सकता है ये, तो आपको इन्हीं सवाल, इन्हीं के सूत्र से हिसाब से आपको सवाल करना है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से भी आपको इसके अंदर से सवाल पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी अच्छी तरह ध्यान रखें। तो ये भी एक तरीका है जिससे आपको सवाल पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका देखो, आपको ये पॉल दे देगा, ठीक है, इसके चारों तरफ का आदर्शीय क्षेत्रफल आपको दे दिया, ठीक है, आदर्शीय क्षेत्रफल आपका इसका दिया हुआ है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल हमारा आपको दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। आपको मान लो उदाहरण के लिए दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, ऊंचाई बतानी है, और यहां पर ये दे रखा है, कुछ भी मान लो आपको दूरी दे रखी है, या यहाँ पे मान लो कोण दे रखा है, कोण भी आपको दे रखा है, या कोण भी दे सकता है, ये दूरी दे सकता है। अगर ये दूरी दे दिया तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, अदरवाइज आप क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा ये त्रिकोणमिति का सूत्र भी लगा सकते हैं। तो पहले अपन इसकी त्रिज्या निकाले, तो त्रिज्या मान लिया I, R, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है वर्ग का 154। तो आपको आर स्क्वायर निकालना है, तो कितना हो जाएगा 154 बटे पाई, और पाई का मान कितना होता है, यहां से रखे तो 154, 22 बटे में 7 का मतलब 7 ऊपर में आ जाएगा, तो ये 22 सतह 154 होता है 49। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। तो आर बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √49 का मतलब होता है 7, यानी त्रिज्या कितनी आ गई 7। अब आपसे पूछे ये कोण 45 डिग्री का है, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई के लिए अपन क्या करेंगे, यहां से भी tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो tan 45 बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है, दिया हुआ नहीं है, आधार अपने 7 निकाला, लंब का मान आपको ज्ञात करना है, tan 45 का मान 1, वजन गुणा करा तो L बराबर कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, यानी इस तरीके से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। यानी एक तो 8वीं प्रश्नावली, आपकी 8वीं प्रश्नावली आपने अच्छी तरह कर ली, तो फिर इसमें से त्रिकोणमिति का तो कोई सही सवाल आ जाए, आप इसको आसानी से कर सकते हो। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, हर बार सवाल पूछा ही पूछा जाता है, और इसमें से भी आपको अच्छी तरह करना है। इसमें से अभी तक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको समांतर श्रेणी, ये जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और लास्ट वाला है
जो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है उसके अंदर से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे जो लास्ट वाला टॉपिक है दो चरों की आधारित समस्या है, तो उस पर देखते हैं पहले। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रतिक्रिया रुकने की दूरी का सूत्र। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रुकने की दूरी। इसका सूत्र क्या है, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोधक दूरी, ये दोनों होती है मीटर के अंदर। प्रतिक्रिया दूरी और अवरोधक दूरी दोनों जुड़ जाती है तो क्या आती है, रुकने की दूरी। तो इसको समझते हैं होता क्या है। तो देखो आपको क्या कहा है, जैसे मान लो एक रोड के ऊपर आप चल रहे हैं, ठीक है, आगे मान लो एक गाड़ी जा रही है और आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक से आगे वाले गाड़ी ने रोक दी तो आप क्या करेंगे, फटाक से सोचेंगे अरे ब्रेक लगाना है। तो एक तो आप क्या करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे आपके दिमाग में आता है ब्रेक लगाने का, तो उतने में कुछ गाड़ी आगे चली जाती है, कुछ सेकंड लग जाते हैं, 1 सेकंड मान लो लग गया तो 1 सेकंड तो गाड़ी आगे चलेगी, एक तो वो दूरी होगी। फिर उसके बाद आप ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगाते ही ऐसा कहे नहीं ब्रेक लगा दिया वही गाड़ी जाम होगी, तो गाड़ी भी तो कुछ घिस के आगे जाती है। तो जो दोनों दूरी होती है, मान लो प्रतिक्रिया आपने यहां से की थी, ये मान लो गाड़ी आ रही थी यहां से, आपके पीछे गाड़ी आ रही थी, इस गाड़ी के पीछे ये ए है, ये बी है, बी वाली गाड़ी आपकी आ रही थी। आपने जब प्रतिक्रिया की तो गाड़ी यहां तक आ गई, ये होगी प्रतिक्रिया दूरी x, ठीक है। और आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक से यहां से घिस के यहां तक गाड़ी चली गई, ब्रेक लगाने पर भी टायर घिस के थोड़ी आगे चली जाती है, तो ये हो गया भाई। तो इस दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी रुकने की दूरी x प्लस y, ये होती है टोटल रुकने की दूरी। दोनों ही मीटर के अंदर होगी, मान लो ये 1 मीटर और 1 मीटर ये होगी तो 2 मीटर टोटल, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो पर्सन ऐसे भी पूछ सकता है प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है। तो आपात की स्थिति में, आपात का मतलब क्या होता है, अचानक से मान लो कोई संकट की स्थिति आ जाए, आपात की स्थिति में जो अपन विचार लाते हैं दिमाग के अंदर, वो जो दूरी तय करती है उस समय गाड़ी, तो वो होती है प्रतिक्रिया दूरी। अवरोधक दूरी मतलब जो ब्रेक लगा दी, प्रतिक्रिया आपने कर दी उसके ऊपर, ठीक है, उसके बाद में जो अवरोधक दूरी, ब्रेक लगाने पर जो आगे गाड़ी जितनी जाती है ब्रेक से के साथ, वो होती है अवरोधक दूरी। तो इन दोनों का योग होता है रुकने की कुल दूरी। अब आपको पूछ रहे प्रतिक्रिया दूरी क्या होती है, तो रुकने की दूरी में से अवरोधक दूरी घटा देंगे, क्योंकि ये प्लस का इधर आएंगे तो माइनस का। उसके बाद है रुकने की कुल दूरी। रुकने की कुल दूरी क्या होती है, जैसे मान लो आपको क्या है, दो गाड़ियां, आप एक गाड़ी आगे चल रही है, एक गाड़ी पीछे, तो कम से कम आपको कितनी दूरी रखनी चाहिए इनके बीच में। तो रुकने की कुल दूरी प्रतिक्रिया दूरी प्लस पीछा करने की दूरी सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर दूरी, पीछा करने की दूरी यानी आप कितनी दूरी से उसका पीछा कर रहे हैं, और आपको इनटू सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर इसका समय पीछा करने की दूरी किसमें होती है, सेकंड के अंदर। यानी एक गाड़ी के पीछे गाड़ी चला रहे हैं तो कितने सेकंड का अंतर होना चाहिए, यानी आपको जल्दी से आप ब्रेक लगा दें तो उसके अंदर कितनी दूरी, कितने सेकंड की दूरी उसके अंदर रहनी चाहिए। तो ये होता है उसकी पीछा करने की दूरी। इसके ऊपर अपन सवाल भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगला है लयबद्ध क्रम 19 20 21 गिनने में लगा समय। लयबद्ध तरीके से आपको बोला 19 20 21, लयबद्ध मतलब साथ में से राग की तरह गाते हुए 19 20 21, तो इसमें कितना समय लगता है, 1 सेकंड। कोई भी 3 संख्या है जैसे 3 4 5, तो कितना समय लगा, 1 10 11 12 20 21 22, तो इसको बोलने में 1 सेकंड का समय लगता है। ये एक एक नंबर के पर्सन है। अब अपन देखते हैं इसके ऊपर जो दूसरा है, इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं जो पेपर के अंदर इस तरह से आए हुए हैं। इसके बाद देखते हैं आपकी किताब पर बेस्ड 2 सवाल हैं, एक सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है। आपकी किताब में अंदर जो सारणी दी हुई है इसके अंदर, उसके अंदर तो देखो आपको कहा है रुकने की कुल दूरी आपको 54 मीटर बता रखी है और प्रतिक्रिया दूरी है वो है 18। आपको पीछा करने की दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो पीछा करने की दूरी ये रही, इसको निकालेंगे तो इसका सूत्र बनेगा, देखो प्रतिक्रिया दूरी को इधर लाएंगे तो ये इधर है गुणा में, इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में। यानी अपन क्या करेंगे 54/18, तो 18 के पाड़े से काटे हैं, 18 के कितने होते हैं 54, यानी 3 सेकंड। सेकंड क्यों लिखा, क्योंकि जो पीछा करने की दूरी होती है वो सेकंड के अंदर होती है। देखो ये इसके मात्रक है, ये मीटर में, ये भी मीटर में, प्रतिक्रिया दूरी मीटर में, लेकिन पीछा करने की दूरी हमेशा सेकंड के अंदर, ये समय होता है पीछा करने का। तो ये हो गया। इसी तरह आपको अगला सवाल दिया रुकने की कुल दूरी 108 मीटर, आपको पीछा करने की दूरी दी हुई है 4 सेकंड, तो आप प्रतिक्रिया दूरी निकालो। तो यहाँ देखो प्रतिक्रिया दूरी का क्या सूत्र हो जाएगा, प्रतिक्रिया दूरी बराबर, तो देखो प्रतिक्रिया दूरी निकालना इस बार, तो क्या करेंगे पीछा करने की दूरी इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, तो अपन क्या करेंगे 108/4, तो 108 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 27 मीटर, तो कितना आ जाएगा 27 मीटर। तो इस तरह से आप ये सूत्र आप याद रखें, तो इससे कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह दिमाग में रखें। तो एक टाइप का ये सवाल था। इसके बाद अगले टाइप के देखते हैं। इसके बाद में देखते हैं ये अगला सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे कमेंट्स आए थे इसको समझने के लिए, तो आप इसको समझते हैं। देखो क्या कहा है, एक कार 50 किलोमीटर प्रति गति से चलती है, यानी अपन इसका उत्तर देखते हैं। तो कार की गति
प्रारंभिक गति, प्रारंभिक गति किससे लिखते हैं? u से, और u बराबर कितना है? 50, ये है किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद रुकने की दूरी दी हुई है, रुकने की दूरी आपको दे रखी है, वो है 40 मीटर, यानी दूरी को किससे लिखते हैं? s से। कितना है? 40 मीटर। और उसके बाद है अगला मंदन की दर। अब ये देखो समझते हैं पहले मंदन की दर क्या होती है। मंदन की दर का मतलब होता है 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आपको देखते हैं, एक आपने नाम सुना होगा त्वरण, और एक होता है मंदन। देखो त्वरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेन देखते हैं, ट्रेन चलती है, तो ट्रेन क्या होती है, मान लो इस स्टेशन पर यहाँ पर रुकी हुई है, तो धीरे धीरे गति बढ़ती है ट्रेन की, गति बढ़ते बढ़ते यहाँ मान लो 0, ये 10, 20, 30, ये यहाँ तक मान लो 80 तक पहुंच गई। ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, तो ये बोलते हैं इसको धीरे धीरे त्वरण। यानी अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक की जब तक रेस अपन बढ़ाते हैं तो वो होता है त्वरण, एक्सेलरेट करना, जिसको इसको त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। उसके बाद में आगे वाला स्टेशन आने वाला होता है, तो यहाँ से लगातार स्पीड 80 की ही चल रही है, 80 की स्पीड से ही चल रही है। जैसे ही आगे वाला स्टेशन आने लगता है, धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड धीरे होने लगे, 70, फिर 50, फिर 20, 30, और फिर वापस 0 पर आती है। ये वापस धीरे होती है, ये कहलाता है मंदन। जब अपन बाइक चला रहे हैं और बाइक की रेस को वापस रोकने के लिए बाइक की रेस को क्या कर देते हैं? वापस कम कर देते हैं, तो वो होता है त्वरण। इसको अपन लिखते हैं ए से, त्वरण को लिखते हैं ए से, और मंदन को अलग से नहीं लिखेंगे, माइनस ए से लिख देते हैं। किससे लिख देते हैं? माइनस ए से। तो यहाँ त्वरण हो गया ए बराबर ये हो गया, ठीक है। और बाद में क्या है? गाड़ी रुकने की दूरी, गाड़ी क्या कर जाती है? रुक जाती है, तो अंतिम वेग कितना है? v बराबर है 0। v बराबर कितना है? 0। अब अपन देखेंगे गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से। आपने पहले बेसिक में पढ़ा था, गति की प्रथम समीकरण क्या होती है? v बराबर u माइनस at। माइनस a क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर क्या है? a क्या है? मंदन है। क्या है? मंदन। अगर त्वरण होता तो a यहां पर प्लस आता है, यहां मंदन है, तो v का मान कितना है? 0। u का मान कितना है? u का मान 50 माइनस a का मान कितना है? ये देखो मीटर प्रति सेकंड में है, तो अपन इसको भी क्या कर लेते हैं? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 50 इंटू, आपको याद होगा 5/18 की गुणा करते हैं, कितने की? 5/18 की। तो इससे अपन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 25, 125/9। तो यहां मैं रख देता हूं 125/9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। माइनस a का मान कितना है? a का मान है वो है 4.4 इंटू t का मान कितना है? समय आपको ज्ञात करना है। समय क्या है? आपको ज्ञात करना है, तो पहुंचने में लगा समय आपको ज्ञात करना है। तो देखो 125/9 को इधर लाएंगे, ये 4.4 इधर लाते हैं, तो 4.4t बराबर 125/9। ये 4.4 देखो इधर माइनस का था, इधर आए तो प्लस का। अब अपने को t का मान निकालना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा? 125/9 इंटू 4.4। 4.4 इधर गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग में। तो इसको अपन हल करेंगे, ठीक है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? इसको गुणा में 10, ठीक है। अब इसको गुणा कर देते तो ये हो गया 1250/9 को इससे गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 36 और 3 कितने होते हैं? 396। वो आ जाएगा 3.16 सेकंड, या लगभग कह सकते हैं 3 सेकंड। 3 सेकंड का समय लगेगा। ये बराबर का चिन्ह नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब लगभग बराबर होता है, यानी लगभग 3 सेकंड लगेंगे। तो ये था अपना सवाल, इसको आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से किया। दोबारा से देखते हैं, आपको कार का प्रारंभिक वेग दिया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए या तो आप करो 1000/60 इंटू 60 की गुणा, ये कर सकते हो, या क्या कर सकते हो 50 इंटू 5/18 की गुणा। इसको काटोगे 1000 और 60 इंटू 60 को, तो 5/18 ही आएगा। उसके बाद रुकने की दूरी दे रखी है, जहां पे काम आएगी। उसके बाद मंदन की दर दे रखी है 4.4, और अंतिम वेग यानी आपको गाड़ी रोकना है, तो अंतिम वेग कितना हो जाएगा? गाड़ी रोकने के बाद कोई भी वेग हो जाता है 0। तो गति की प्रथम समीकरण करेंगे v बराबर u माइनस at इसलिए लगाएंगे क्योंकि मंदन है, अगर त्वरण होता तो यहाँ प्लस आता। इसके बराबर बाद में ये पक्षांतर करके और इसको हल करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 3 सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद में देखते हैं कुछ अन्य टाइप के सवाल भी हैं इसके अंदर, उन्हीं से मिलते जुलते ये आपस में उन्हीं टॉपिक से। तो देखते हैं सबसे पहला
सीसीटीवी यातायात प्रबंधन में कैसे उपयोगी है, सीसीटीवी कैमरा क्या उपयोग करता है। तो सीसीटीवी अपन नॉर्मली लिख सकते हैं, इससे क्या हो सकता है, यातायात नियंत्रण पर अपन क्या कर सकते हैं, दुर्घटनाओं पर क्या रख सकते हैं, नजर रख सकते हैं। कौन सा कोई व्यक्ति सिग्नल तोड़ रहा है तो उसके बारे में भी अपन ध्यान रख सकते हैं। तो ये क्या है, इनसे बहुत सारे आप नियम अपने दिमाग से लिख सकते हो। सबसे पहला क्या है, यातायात पर नजर रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। और तीसरा, अगर मान लो यातायात कोई कैमरे लगे हुए हैं तो ड्राइवर भी क्या सोचेगा, अगर मैं कैमरे की नजर में आ गया तो इस वजह से वो गाड़ी भी क्या है, ज्यादा तेज नहीं चलाएगा। तो ये सारे नियंत्रित इससे किए जा सकते हैं। उसके बाद अगला, यातायात संकेतों में लाल बत्ती की ज्यामिति आकृति कैसी होती है। जो आपको सिग्नल के ऊपर आपको जैसे जो सिग्नल होते हैं, 3 लाइन होती है, एक होती है लाल, एक पीली और एक हरी। 3 लाइट होती है, एक लाल होती है, ठीक है, एक पीली होती है और एक हरी। ये 3 लाइट होती है। तो इसमें इनकी आकृति कैसी होती है, अपने को तो दिखते हुए गोल दिखती है, लेकिन वास्तव में ये गोल नहीं होती है। ये क्या होती है, अष्टभुजाकार। अष्टभुज की आकृति होती है इसकी, अष्टभुज कह सकते हैं, अष्टभुज या अष्टभुजाकार। गोल नहीं होती है, कौन सी होती है, अष्टभुजाकार। चाहे रेड कह दो, चाहे तीनों में से कोई सी भी चीज पूछ ले, आपको ये बताना है आकृति अष्टभुजाकार। अष्टभुजा क्या होता है, 8 भुजाओं से बना हुआ। जैसे ये देखो 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भुजाओं से बनी, इस तरह की आकृति होती है वो, ठीक है। तो ये हो गया अष्टभुजाकार। इसके बाद में अगला है, यदि v वेग से गति करती हुई कोई वस्तु ब्रेक लगाकर s दूरी के अंदर रोका जाता है तो दूरी और वेग में क्या संबंध होगा। तो देखो प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग है u, अंतिम वेग। अब देखो अंतिम वेग क्या होगा यहाँ पर, अब ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया। प्रारंभिक वेग मतलब शुरू में वेग u था, गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोक दिया तो v बराबर क्या हो गया, यानी v बराबर हो गया 0, ठीक है। और दूरी क्या है, दूरी है s। तो इसमें संबंध लगाते हैं। यहां पर अपने को गति की तीसरी समीकरण लगानी पड़ेगी, गति की तृतीय समीकरण से। अब तृतीय समीकरण क्या होती है, v² बराबर u² प्लस 2as, ठीक है। तो देखो ये v² यहां पर हो गया 0, तो u² प्लस 2as। अगर अपन u² का मान निकालें तो u² बराबर 2as, यानी u का मान जैसे जैसे बढ़ेगा s का मान भी बढ़ेगा। यानी अपन कह सकते हैं u² है वो समानुपाती है किसके, s के। समानुपाती का मतलब एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरा मान अपने आप बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में एक तरह के द्विघात समीकरण के सवाल बचते हैं, वो देखो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लो 2 सेव और 3, कुछ भी मान लो 3 अनार, 2 सेव और 3 अनार का मूल्य मान लो कुछ भी दे रखा है, जैसे 10 रुपए दे रखा है। तो इसको समीकरण में बदलो, तो सेव का मूल्य मान लिया x और इसका मान लिया y, तो 2x प्लस 3y बराबर 10। इस तरह से आप समीकरण बना देंगे। जैसे मान लिया 3 पेन और 2, जैसे मान लिया यहां पर लिख देते हैं 3 पेन और 5 कॉपी का मूल्य है 50 रुपए। तो आप क्या करेंगे, 3x प्लस 5y बराबर 50। तो इस तरह से समीकरण आप बना देंगे। तो ये था आपका सड़क सुरक्षा का पूरा टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। अगर आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के अंदर इसमें से कोई सा भी बाहर नहीं आने वाला। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और इसको अच्छी तरह आपको समझ में आई है तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।